हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। और हम लोग जो आज शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों, हम लोग एक नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं क्लास 11th के साथ। तो भैया हम लोग क्लास 11th में क्या करने वाले हैं आज शुरू दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 11th में शुरू करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, समुच्चय यानी मैथ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? मैथ शुरू करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद हम लोग फिजिक्स भी शुरू करेंगे, केमिस्ट्री भी शुरू करेंगे। बस लगे रहिए दोस्तों। और 2026 में 2026 में क्योंकि 25 में 11th पास करेंगे, 12 जाएंगे, है ना। तो 2026 में हम लोगों को क्या करना है भाई लोग? हम लोगों को जेई भी निकालना है और साथ साथ में पहले तो बोर्ड अच्छा परसेंटेज से करना है और जेई अच्छा परसेंटाइल से हम लोगों को निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद हम लोग इंजीनियर बनेंगे, है ना, आईआईटीएन बनेंगे और फिर आगे अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। तो हम लोग आज से क्लास 11th की शुरुआत करते हैं भाइयों, है ना। तो दोस्तों क्लास 11th शुरू करने से पहले एक बात जरूर बता दे रहे हैं। क्लास 11th शुरू करने से पहले एक बात जरूर बता दे रहे हैं दोस्तों। अगर कोई भाई हिंदी मीडियम में है, आपका दोस्त यदि हिंदी मीडियम है दोस्तों, है ना, हम लोग क्योंकि यहाँ पे मैथ जो पढ़ने वाले हैं हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले जितने सारे प्यारे बच्चे हैं, जितने सारे भैया लोग हैं, दीदी लोग हैं, जो भी, है ना, सभी भाई लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आपको क्लास 11th से रिलेटेड सभी टॉपिक का, जो भी फिजिक्स पढ़ाऊं, केमिस्ट्री पढ़ाऊं या मैथ पढ़ाऊं, उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपको पता चले दोस्तों। और दोस्तों एक बात बता रहे हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। भाई आप पहले इस वीडियो को तो कंप्लीट देखिए, उसके बाद आप कहिए कि सर आप अच्छा से नहीं समझा रहे या अच्छा से समझा रहे, है ना। उसके बाद आप अपने कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है भाई लोग। तो भाई एकदम दिल लगा करके स्टडी शुरू करिए। एकदम किसी चीज के बारे में सोचना नहीं है। अगर आप सोचने लगेंगे तो फिर आप ठीक ठाक तरीके से तैयारी शुरू नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम लोगों को 11th मजबूत करना है। अगर 11th मजबूत नहीं होगा ना, तो फिर आप सोच लीजिए 12th आपका कमजोरी रह जाएगा। मेन चीज है भैया 11th। और 11th में हम लोग बहुत कुछ ऐसे टॉपिक है जो हम लोग 10th में पढ़े हुए हैं, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक, तो हल्का फुल्का सारा नहीं। उसके बाद दोस्तों 10th से रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एक चीज आपको मिलेगा, थोड़ा मोड़ा मिलेगा, जो भी मिलेगा, जैसे आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी जो होता है थोड़ा मोड़ा मिलेगा फर्स्ट एक्सरसाइज में। उसके बाद एडवांस लेवल का क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जब आप करोगे, त्रिकोणमिति फलन जब करोगे, तो वहां भी आपको 10th से कुछ थोड़ा मोड़ा मिलेगा। उसके बाद एडवांस लेवल आपको जाना पड़ेगा। इसलिए भैया एकदम आप ठान लीजिए, आप एकदम ठान लीजिए कि अपने को तैयारी अच्छा से करना है। और भाई एकदम अच्छा से तैयारी कराएंगे, बस मेरे साथ जुड़ जाइए। एकदम भाई जुड़ने का कोई पैसा नहीं लगता है मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे एजुकेशन एकदम फ्री है दोस्तों, कोई पैसा नहीं। बस आप मेहनत करिए, आपके मेहनत में हम साथ हैं। आप मेहनत करेंगे, आप बड़े आदमी बनेंगे दोस्तों। यही तो एक हर एक टीचर का सपना होता है कि उसका स्टूडेंट बड़ा आदमी बने, है ना। तो भैया चलिए शुरू करते हैं, लेट नहीं करना है। क्योंकि लेट करेंगे तो फिर वेट करना पड़ेगा, और हम लोग किसी चीज का वेट कभी नहीं करेंगे भाई, है ना। तो चलिए, और दोस्तों एकदम ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। नहीं करेंगे तो फिर और भाई लोग कैसे इसका फायदा उठा पाएंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम दोस्तों। तो हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं पहले यहाँ पे समझिए। हम लोग जो शुरू कर रहे हैं दोस्तों, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास क्लास 11th स्टार्ट कर रहे हैं। आज ही कर रहे हैं, क्लास 11th स्टार्ट कर रहे हैं। 11th में हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? मैथ। मैथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, गणित।
गणित स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों। और गणित में हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? गणित का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर, ठीक है। गणित का क्या स्टार्ट कर रहे हैं? पहला चैप्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं समुच्चय। समुच्चय यानी सेट। घबराओ नहीं, अभी समुच्चय को समझेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, मेरे भाई लोग और दीदी लोग, ये सेट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस सेट में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, आइए थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सेट स्टार्ट करते हैं, है ना। तो भैया हम लोगों को सेट में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है सेट में, उसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग सेट को स्टार्ट करते हैं। तो भैया पहले नंबर जो हम लोगों को पढ़ना है सेट में, पहला नंबर, ध्यान रखिएगा, पहला नंबर जो हम लोगों को सेट में पढ़ना है, वो पढ़ना है समुच्चय। समुच्चय और उसका निरूपण। उसका निरूपण, ये कहां पे, कौन से एक्सरसाइज में इसका काम आएगा? तो इसका काम आएगा आपका प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.1 में काम आएगा, ठीक है, ये चीज। दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई लोग, वो पढ़ने वाले हैं समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार, ठीक है, समुच्चय के प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो समुच्चय के प्रकार जो पढ़ेंगे, ये कहां काम आने वाला है? तो ये प्रश्नावली 1.1 और 1.3 में काम आएगा। कहां पे? प्रश्नावली 1.2 और 1.3 में काम आएगा। अब समुच्चय के प्रकार जो होगा, उसका तो स्टडी हम लोग करेंगे ही। नहीं करेंगे प्यारे भाई लोग, तो फिर कैसे हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे? जितना सारा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे दोस्तों, उससे पहले आपको उसका कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, तब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग क्या देखिए, अभी जब हम लोग 1.1 स्टार्ट करेंगे ना, तो पहले हम लोग समुच्चय और उसका निरूपण समझेंगे, तब हम लोग प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करेंगे। और जब 1.2 स्टार्ट करेंगे, तो समुच्चय के प्रकार को हम लोग समझेंगे। और समुच्चय के प्रकार क्या क्या है, आइए देखते हैं। एक होगा रिक्त समुच्चय। रिक्त, यहां लिखते हैं, जगह नहीं होगा फिर। समुच्चय। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे परिमित तथा अपरिमित। परिमित तथा अपरिमित समुच्चय। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समान समुच्चय। क्या? समान, ये हम लोग इतना सारा अगर पढ़ लेंगे तो 1.2 और 1.3 हम लोग कवर कर लेंगे। समान समुच्चय। फिर हम लोग पढ़ेंगे उप समुच्चय। समुच्चय। फिर हम लोग पढ़ेंगे घात समुच्चय। घात समुच्चय। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे भाई लोग, वो पढ़ेंगे हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। ये सब हम लोग कहां पे स्टडी करेंगे? एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 से पहले। उसके बाद तीसरा जो हम लोग देखेंगे, वेन वेन आलेख। बहुत इंपॉर्टेंट,
और ये हम लोगों को काम आने वाला है 1.4 और 1.5 में। उसके बाद तीसरे के बाद हम लोग चौथा जो पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे हम लोग चौथा जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं समुच्चय। समुच्चय पर संक्रियाएं। ठीक है, समुच्चय पर संक्रियाएं जो होगा इसको तीन तरह से पढ़ेंगे। एक सम्मिलन, सम्मिलन मीन्स मिलना जुलना, जोड़ घटा, जोड़ एडिशन जिसको बोलते हैं सम्मिलन। दूसरा जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे सर्वनिष्ठ। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे अंतर। क्या? अंतर। उसके बाद चौथा पांचवा पॉइंट में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लोग समुच्चय का पूरक। समुच्चय का पूरक। ये कहां पे, ये देखो, ये भी हम लोग को पढ़ना है प्रश्नावली 1.4 और 1.5 में। और दोस्तों इसको भी पढ़ना है 1.4 और 1.5 में। ठीक है, ये सब चीज पहले जानेंगे फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और छठा जो होगा वो होगा व्यवहारिक पूरक। व्यवहारिक प्रश्न। इसका काम आएगा 1.6 में, प्रश्नावली 1.6 में। ये जो है दोस्तों, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, पहले कवर करेंगे। उसके बाद जैसे हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय, समुच्चय और उसका निरूपण, तब स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1। जैसे समुच्चय के प्रकार स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम लोग जैसे ये सब सारा चीज हम लोग सीखने के बाद, जैसे रिक्त समुच्चय, परिमित तथा अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय, उप समुच्चय, घात समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, ये सब चीज समझने के बाद हम लोग प्रश्नावली 1.2 और 1.3 स्टार्ट करेंगे। उसके बाद तीसरा देखिए वेन, वेन आलेख। वेन आलेख जब हम लोग पढ़ेंगे तब जाके, वेन आलेख पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे समुच्चय पर संक्रियाएं, और इसमें से सम्मिलन, सर्वनिष्ठ, अंतर, और फिर उसके बाद समुच्चय का पूरक। ये सब पढ़ने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.4 और 1.5, और लास्ट में 1.6 जो है वो आपका व्यवहारिक प्रश्न है। ठीक है, व्यवहारिक प्रश्न को समझाएंगे, उसके बाद प्रश्नावली 1.6 को हम लोग कवर करेंगे। तो प्यारे बच्चों एक काम करो, एक काम करो ना, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लो, फिर मिटाते हैं, फिर समझते हैं हम लोग समुच्चय। ले लिए? चलिए मिटा दो, चलिए फटाक से ले लिए। अब भाई एकदम लग जाओ। अब देखते हैं, समझते हैं, क्यों नहीं समझ में आएगा। अरे समझ में नहीं आएगा, इसका भूत आएगा भैया साहब। आप लोग घबराइए खाली नहीं, बस मेहनत करते रहिए, सब होगा। अब आ जाओ जी, समुच्चय को समझ लेते हैं। समुच्चय होता की है भैया? समुच्चय जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा, समुच्चय वस्तुओं, वस्तुओं के सुपरिभाषित, परिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, अरे सर तो समझा नहीं रहे, डिफिनेशन पे डिफिनेशन मारे जा रहे। भैया अब यहीं से खेल होता है शुरू। अब समुच्चय हम लोग किसको कह रहे हैं, सेट किसको कह सकते हैं? सेट हम उसको कहेंगे जो सुपरिभाषित संग्रह होगा। जो क्या होगा? सुपरिभाषित संग्रह होगा। वह वस्तुएं जो सुपरिभाषित संग्रह होगा उसको हम लोग समुच्चय कहेंगे। सबको समुच्चय नहीं कहेंगे। जैसे समुच्चय, समुच्चय देखिए यहां पे सुपरिभाषित तो समझेंगे, संग्रह, संग्रह का मतलब आइए समझते हैं।
संग्रह। अभी सब क्लियर हो जाएगा। संग्रह, संग्रह का मतलब क्या होता है दोस्तों? संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे पेन है, हमने इसको भी एक जगह इकट्ठा कर दिया, जमा कर दिया, कलेक्ट कर लिया, है ना? या फिर आप शॉर्टकट कहें तो समूह, किसी चीज का समूह। लेकिन वो भी समूह कैसा होना चाहिए? एक स्पेशल प्रकार का समूह होना चाहिए। अब यहां पे हमने बोला, अभी एग्जाम्पल भी समझाएंगे। जैसे ये वाला हमने बोल दिया, ये सब एक समुच्चय, एक क्या है, समूह है, तो ये एक समुच्चय हुआ? नहीं, समुच्चय के लिए क्या होना चाहिए? समुच्चय के लिए एक सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए। अभी सुपरिभाषित संग्रह किसको बोलते हैं ये बताते हैं, लेकिन समुच्चय किसको बोलते हैं? बहुत सारे चीजों का एक सेट होता है। जैसे हम, लेकिन वो भी स्पेशल। अगर आप बोलेंगे कि सर मेरे घर में कॉपी, किताब, कलम, सारा चीज का एक जगह हमने सब चीज को एक जगह इकट्ठा करके रख दिया, तो क्या सर वो आपका समुच्चय होगा? नहीं, वो समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय एक स्पेशल प्रकार का, एक विशिष्ट प्रकार का समूह होता है। तो उसी को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहली बात, तो संग्रह का मतलब क्या होता है? संग्रह का मतलब होता है जमा, किसी चीज को जमा करना, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं इकट्ठा होना। क्या? इकट्ठा होना। या फिर इसी को आप समूह बोल लो प्यारे बच्चों, सबसे मस्त चीज है समूह। आप समूह मतलब समझ ही जाएंगे, किसी चीज का एक जगह इकट्ठा हो जाना, उस, है ना, समूह। तो ये होता है संग्रह। लेकिन बात है कि सुपरिभाषित संग्रह किसको बोलते हैं सर? सुपरिभाषित संग्रह किसको बोलते हैं सर? तो सुपरिभाषित संग्रह जो होता है ना, सुपरिभाषित संग्रह जो होता है ना भैया, उस, चलिए डिफाइन कर लेते हैं इसको। सुपरिभाषित संग्रह, देखिए, सुपरिभाषित संग्रह का मतलब ये होता है कि जो इंसानों के द्वारा, वह समूह जो इंसानों के द्वारा नहीं बदला जा सकता है। जैसे आपको हमने बोला कि 1 से 100 के बीच तक की प्राकृत संख्या, या फिर 1 से 10 तक प्राकृत संख्या, क्या वो कोई बदल सकता है? 1 से 10 तक प्राकृत संख्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो कोई बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता। तो वो सुपरिभाषित है, हम नहीं बदल सकते। हम किस चीज को बदल सकते हैं? हमने बोला कि यार मेरे को ये 5 फल पसंद है, तो ये 5 फल मेरे को पसंद है, दूसरे को तो पसंद नहीं है, तो वो बदला जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कोई नहीं बदल सकता, और जिसको कोई नहीं बदल सकता ना, उसको सुपरिभाषित संग्रह कहते हैं। यानी वह समूह जिसको कोई बदल ही नहीं सके, कोई भी, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, जिसको कोई बदल ही ना सके, उसे सुपरिभाषित संग्रह कहते हैं। समझ में आ रहा है भाई? सुपरिभाषित संग्रह किसको बोलेंगे? वह संग्रह, वह संग्रह जिसे कोई व्यक्ति बदल नहीं सकता। अब किसको नहीं बदल सकता? जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया कि 10 से 10 से कम विषम संख्या, विषम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। पहले सुपरिभाषित को समझ लो, फिर सेट अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना? तो सुपरिभाषित संख्या 10 से कम विषम, विषम का मतलब बिजोड़ा, तो कौन कौन हो सकता है? 1 3 5 7 और 9। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, इस चीज को हमने बनाया, हमने क्या कहा कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। ये क्या है? विषम प्राकृत संख्या है। तो ये चीज कोई दूसरा आदमी क्या बदल सकता है? नहीं बदल सकता है, क्योंकि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या यही होगा।
इसके अलावा दूसरा होगा ही नहीं। तो ये नहीं बदला जा सकता, लेकिन भाई कोई नहीं बदल सकता, ये तो यही होगा। 10 से कम विषम प्राकृत संख्या आपका 1 3 5 7 9 ही होगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो ये क्या हो गया, सुपरिभाषित हो गया, सुपरिभाषित है। ठीक है। अब जैसे हमने यहां पे लिखा कि दुनिया के 5 अच्छे जानवर, दुनिया के 5 अच्छे जानवर, अच्छे जानवर। अब जैसे हमने बोला हाथी होता है, हाँ, हमने बोला कुत्ता होता है, हमने बोला बिल्ली होता है, हमने बोला गाय होता है, 1 2 3 4 5, और एक हमने बोला बकरी होता है। हमने क्या बोला, ये सब चीज जो है ये दुनिया के सबसे बेस्ट जानवर है। ठीक है, लेकिन अब ये मेरे को पसंद है, हो सकता है इसी में से आपको पसंद कौन हो ना हो सकता है दूसरे को इसमें से कोई पसंद ना हो। तो भैया ये जो है ना हर किसी के लिए सेम हो ही नहीं सकता, और ये हर किसी के लिए सेम वही रहेगा, और जो हर किसी के लिए सेम ना हो वो सुपरिभाषित नहीं है। तो ये क्या हुआ, सुपरिभाषित नहीं हुआ, परिभाषित नहीं है। क्लियर है, ये सुपरिभाषित नहीं है जबकि ये सुपरिभाषित है। तो हम लोग समुच्चय किसको कहते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो जो सुपरिभाषित होगा वो समुच्चय कहलाएगा। तो बोलिए ये समुच्चय है, बिल्कुल है। क्या ये समुच्चय है, ये समुच्चय नहीं है। समझे दोस्तों, इजी है या नहीं, बोलिए, एकदम इजी है। तो यहाँ पे एक चीज और आपको समझाते हैं, उसके बाद हम लोग और एग्जांपल लेकर के समझते हैं। देखिए वस्तु, यहाँ पे किधर देख लो, चलो यहीं पे ले लेते हैं। वस्तु का यहाँ पे क्या मतलब है, वस्तुओं का यहाँ मतलब है दोस्तों अवयव। क्या, अवयव। अवयव का क्या मतलब है, कोई घटक, जैसे हो गया 1 2 3 4, या गाय बैल बकरी, या फिर ABCD जो भी है। ठीक है, ये होता है वस्तुओं का मतलब। वस्तुओं का मतलब क्या हुआ, समुच्चय के अवयव। तो यहाँ पे आप बताइए, अब समुच्चय समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या कह रहा है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहेंगे, हर किसी को हम समुच्चय नहीं कह सकते। कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। तो आइए इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लो ना, फिर एग्जांपल यहां लेंगे, है ना, ले लिए, चलिए मिटा देते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्या देखना है भाई, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, इसमें से हम लोगों को पहचानना है, इसमें से और क्लियर हो जाएगा कि कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है। पहला ले लेते हैं 15 से कम सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या। एक एक करके आइए समझाते आपको। दूसरा अपन ले लेते हैं दुनिया के, दुनिया के 4 सबसे प्यारे जानवर, प्यारे जानवर। तीसरा हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल, अंग्रेजी, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। ठीक है, एक ये ले ली, और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्या ले लूं, दुनिया के 5 सबसे अच्छे अभिनेता, या दुनिया के
5 सबसे अच्छे खिलाड़ी। उसके बाद और एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बराबर 9। ठीक है, इतना एक्स स्क्वायर बराबर 16 ले लो, इतना ले लिया। इतना में ही आपको समझ में आ जाएगा, जहां तक उम्मीद है बिल्कुल आ जाएगा। अभी तक तो 90% आ गया होगा, ये जहां करा देंगे आपको पूरा 100% समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 15 से कम सम प्राकृत संख्या। सम मतलब जोड़ा, तो 15 से कम, क्या 15 से कम हमको देखना है। सम एक 14 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। तो यहां हम लोग लिखते हैं कितना कितना एक 14 होगा, उसके बाद 12 होगा, उसके बाद 10 होगा, उसके बाद 8 होगा, 4 होगा, 6 नहीं लिखे ना, 6 होगा, 4 होगा, 2 होगा। आप जीरो भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप समुच्चय लिखोगे तो आप मंझले ब्रैकेट का उपयोग करोगे। किसका? मंझले ब्रैकेट का उपयोग करोगे, और हर नंबर के साथ कॉमा लगाना है। क्या करना है? चाहे कुछ भी हो, कॉमा लगाना है। लेकिन अभी क्या ये समुच्चय है, ये देखना होगा। अगर समुच्चय है तो फिर हमको मतलब क्या देखना होगा? सुपरिभाषित देखना होगा। आइए पहले देखते हैं कि ये सुपरिभाषित है या नहीं। अब बताइए, 15 से कम सम संख्या को हम लोग क्या यही ना लिख सकते हैं? हम लोग क्या, दुनिया का कोई भी लिखेगा या दुनिया का कोई भी कहे 15 से कम सम प्राकृत संख्या, इसके अलावा दूसरा कुछ होगा ही नहीं। हर किसी के लिए यही होगा। और जब हर किसी के लिए एक ही चीज होना दोस्तों, तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपरिभाषित। सुपरिभाषित बोलते हैं। और यदि ये सुपरिभाषित है तो फिर ये समुच्चय है, समुच्चय है। ठीक है, क्या है? समुच्चय है। अब यहां पे हमने लिखा दूसरा क्वेश्चन, तो ये क्लियर हुआ ना? एकदम क्लियर हुआ होगा। अब दूसरा देखिए क्या है, दुनिया के 4 सबसे प्यारे जानवर। दुनिया के सबसे प्यारे 4 सबसे प्यारे जानवर हम अपने लिए बोल रहे हैं। हाँ, अपने लिए हमने बोल रहे हैं। एक हमने ले लिया हाथी, एक मेरे लिए क्या है? हाथी। दूसरा मेरे लिए बिल्ली है, तीसरा मेरे लिए गाय है, चौथा मेरे लिए बकरी है। ठीक है, हमने देखो सेट के रूप में, पहले जब भी सेट के रूप में लिखोगे मंझली ब्रैकेट लगाना है। और हर एक वस्तुओं या अवयव, इसको अवयव कहते हैं। यही सब जो है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अवयव या फिर वस्तु। क्या बोलते हैं दोस्तों? अवयव। तो यहाँ पे वस्तुओं, वस्तुओं को हमने अवयव भी बोला ना, तो ये मेरा अवयव है। क्या है? अवयव। इसमें हाथी, बिल्ली, गाय, बकरी इस समुच्चय का अवयव है। लेकिन अभी हम इसको समुच्चय नहीं कर सकते, बस ये क्या है? एक संग्रह है। बस ये अभी क्या है? एक संग्रह है, ये अभी समुच्चय नहीं है। अब आइए देखते, देखिए पहले ये मेरे लिए मेरा पसंदीदा है। हो सकता है इस चारों में से आपका कौन हो एगो पसंद नहीं आया होगा, तो देखिए इसका वैल्यू यहां बदल गया। बदला कि नहीं? इसका मान ही बदल गया। हो सकता है कोई दूसरा बच्चा को हमने जो लिखा वो पसंद नहीं आया हो, या हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे को पसंद है वो उसको पसंद नहीं होगा। तो ये हर किसी के लिए एक हो ही नहीं सकता, और जो हर किसी के लिए एक नहीं होता है वो सुपरिभाषित नहीं होता है। तो ये आपका सुपरिभाषित है? सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। और प्यारे भाई लोग
और दीदी लोग, जो परिभाषित सुपरिभाषित नहीं होगा वो आपका समुच्चय नहीं होगा। तो बताइए ये समुच्चय है? नहीं है, समुच्चय नहीं है। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आइए देखते हैं, कहता है अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, हाँ वॉयल जिसको हम लोग बोलते हैं। अब अंग्रेजी वर्णमाला का वॉयल कौन कौन होता है? ए, आई, ओ, सॉरी, ए, ई, आई, ओ, ओ, यू, ये। अब हमने कहा कि अंग्रेजी वर्ण का माला स्वर्ण, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर क्या क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। क्या आपके लिए दूसरा होगा? यही होगा ना। क्या दूसरे बंदे के लिए क्या दूसरा होगा? उसके लिए भी अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, ये दुनिया में कोई भी हो, कोई भी हो, सबके लिए यही स्वर होगा। होगा कि नहीं? हर किसी के लिए ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉयल के 5 लेटर है। इसके अलावा हम दूसरे को नहीं कह सकते। यहाँ पे हम दूसरा चीज डाल भी नहीं सकते, मतलब इसको हम लोग चेंज कर ही नहीं सकते। हर किसी के लिए वॉयल यही होगा, स्वर यही होगा। तो ये सबके लिए जब यही होगा तो ये क्या है? सुपरिभाषित है। क्या है? सुपरिभाषित है। और मेरे भाई लोग, यदि ये सुपरिभाषित है तो फिर समुच्चय है कि नहीं? तो फिर ये समुच्चय है। ठीक है, तो फिर ये समुच्चय है। अब यहां देखो, दुनिया के 5 सबसे अच्छे खिलाड़ी, दुनिया के 5 सबसे अच्छे खिलाड़ी, अब मान के चलो मेरे लिए कौन कौन है? मेरे लिए विराट कोहली है, मेरे लिए विराट कोहली है, मेरे लिए सचिन तेंदुलकर है, मेरे लिए आपका जाके एम एस धोनी है, एम एस धोनी है, मेरे लिए हाशिम आमला है। ठीक है, और एक मेरे लिए जो है भाई, क्या बोलते हैं उसको, ऋषभ पंत है, ऋषभ पंत है। अब हमने बोला ये मेरा 5 फेवरेट खिलाड़ी है। अब आपसे पूछे, क्या भैया ये भी, ये आपके लिए क्या सही है? क्या ये जो खिलाड़ी है ये पांचों दुनिया का सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं? दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। कोई दूसरा बोलेगा कि नहीं, मेरे लिए तो ये है दुनिया के सबसे बेस्ट खिलाड़ी, आपके लिए वो है, उसके लिए वो है, हर किसी के लिए अलग अलग है। तो यहाँ हर किसी के लिए क्या हो रहा है? बदल रहा है। और जो चीज बदल जाए, जो चीज व्यक्तियों के द्वारा जिसका वैल्यू ही बदल जाए, उसको हम लोग सुपरिभाषित नहीं कहेंगे। और जो सुपरिभाषित नहीं होगा वो आपका समुच्चय नहीं होगा। तो ये आपका सुपरिभाषित, सुपरिभाषित नहीं है। और जब सुपरिभाषित नहीं है तो समुच्चय भी नहीं होगा। अब आइए इसको देख लेते थोड़ा सा। अगर आप इसका वैल्यू निकालोगे, एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 16, यानी एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगा। तो इसका इसका जो वैल्यू आया, क्या आया? एक -4 आया और एगो 4 आया। आया कि नहीं? एगो 4 आया और एगो -4 आया। अब बोलोगे कि सर इसका वैल्यू दूसरा दूसरा आएगा। दुनिया का कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, एक्स स्क्वायर बराबर 16 का मान ये यही निकालेगा, दूसरा इसका निकलेगा ही नहीं। तो ये फिर सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। और सुपरिभाषित है तो ये फिर समुच्चय है। ठीक है, समुच्चय है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समुच्चय अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं समुच्चय के, समुच्चय समुच्चय हो गया, अब उसका निरूपण को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो भैया मिटा दो, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लो फिर मिटाते हैं। ले लिए भाई?
चलो अब मिटा देते हैं। अरे मेरे प्यारे भाइयों, आराम से समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ भाई? मेरे को तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए, है ना? चलो, अब ये हो गया, लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको दिमाग में लेकर के चलना है। थोड़ा सा रुकिए भाई, इसको नीचे रख देते हैं। इसको थोड़ा, ये चौक जो है ना, चौक को थोड़ा निकालना पड़ेगा भाई लोग, नहीं तो फिर कैसे लिखेंगे? कैसे, बताइए बताइए। नहीं ना लिख पाएंगे भैया, तो हम लोगों को क्या करना है? चलिए सर करिए। कर ले, क्या करूं मेरे भाई? चलो, तो आवत जो है ना, हम लोगों को एक चीज करना है। क्या करिएगा सर? तो भैया अपन बता रहे हैं, जब सेट यानी समुच्चय का नामकरण करोगे ना, समुच्चय, अरे भैया ये देखो गड़बड़ा जा रहा है। तो जब समुच्चय का नामकरण करेंगे तो उसे हमेशा, क्या, हमेशा बड़े अक्षरों, बड़े अक्षरों में तथा उसके अवयवों को, देखो, तथा उसके अवयवों को हमेशा, हमेशा छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। क्या किया जाता है? लिखा जाता है। अब बोल सर किसका? अगर मान लीजिए कि अवयव ए बी सी डी जेड, ए टू जेड अल्फाबेट में दिया हो, तो आप अवयव को क्या करोगे? छोटे अक्षर में लिखोगे। इस चीज को एकदम दिमाग में रखना है प्यारे बच्चों, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा ना जी। ऐसे गड़बड़ करोगे तो कैसे चलेगा भैया? नहीं चलेगा। मेरे को रोने का मन कर रहा है भैया, देखो कितना पसीना आ रहा है जी। नहीं आना चाहिए ना, लेकिन पसीना कितना आ रहा है। अरे ओ सांभा, इतना पसीना क्यों आ रहा है रे? अरे ओ सांभा, क्यों आ रहा है रे? बोल सरदार, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है सरदार, इसलिए इतना पसीना आ रहा है सरदार। तो अरे ओ सांभा साहब, घबराना नहीं है, पढ़ाई में करो, पढ़ाई करो भाई सांभा साहब, पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे हो? तो चलो भैया, अब करते हैं मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे डॉन बच्चे और बच्चियों, है ना? आप लोग जो है ना भाई, कल आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, एक जिला का मालिक बनोगे, तो पढ़ोगे लिखोगे तब ना जी। बड़ा आईआईटीएन बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर वगैरह, सारा चीज तो भाई पढ़ाई लिखाई में ही है। याद रखना, नहीं पढ़ोगे ना तो फिर क्या, वही दे झोला मम्मी झोला दे, निकलते काम करने मम्मी। भाई वो झोला वाला काम नहीं करना। पढ़िए, जो भी हो, जैसे भी हो, भाई आप लोगों के लिए हम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं ना। घर में आप बैठिए, बस आपको एक मोबाइल रखना और आप लग जाइए। कोई चार्ज नहीं भैया, आपको कोचिंग जाने की जरूरत भी नहीं है। अगर चार्ज लग रहा है तो आप यहीं से पढ़िए, एकदम बिंदास भाई पढ़िए। तो आइए, अब हम लोग देखने वाले हैं, अरे भाई कहाँ देखते हैं, यहीं से देखते हैं, समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण जो होता है ना, समुच्चय को दो प्रकार से हम लोग डिनोटेड करते हैं। निरूपण मीन्स क्या? सूचित करना। तो दो प्रकार से सूचित करते हैं मेरे भाई लोग। एक होता है रोस्टर रूप। क्या? रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप।
सारणीबद्ध रूप। और दूसरा का जो होता है वो होता है आपका समुच्चय निर्माण रूप। तो भाई यहां देखिए, जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपको क्वेश्चन पूछेगा रोस्टर रूप से समुच्चय रूप में निकालिए या फिर समुच्चय रूप से रोस्टर रूप में परिवर्तित कीजिए। तो पहले आप रोस्टर रूप समझिए और समुच्चय रूप समझिए, उसके बाद ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और जब तक आप नहीं समझेंगे तो फिर आप कैसे बदलेंगे? बोलिए भैया, सब नहीं बदल सकते ना। तो चलो इसको पहले पहले हम लोग समझ लेते हैं रोस्टर रूप को। किसको? रोस्टर रूप को। उसके बाद समझते हैं समुच्चय निर्माण रूप को। समुच्चय निर्माण रूप को समझते हैं। तो भाई पहले हम लोग एक काम करते हैं। बोले क्या करिएगा सर? तो एक काम करते हैं भैया सब। क्या? तो हम लोग पहले रोस्टर रूप को पढ़ लेते हैं। रोस्टर रूप, इसको रोस्टर फॉर्म हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। तो रोस्टर रूप करने से पहले देखिए, रोस्टर रूप को हम लोग क्या करते हैं? मंझले ब्रैकेट से लिखते हैं। रोस्टर रूप को क्या करते हैं दोस्तों? मंझले ब्रैकेट से लिखते हैं। ठीक है, ये लिखने का प्रैक्टिस करते रहोगे तो हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं मंझला ब्रैकेट। मंझले मंझले कोष्ठक। ठीक है, मंझले कोष्ठक से लिखते हैं। और इसके अंदर जो अवयव होता है, इसके अंदर जो अवयव होता है उसको हम लोग कॉमा में लिखते हैं। किस में लिखना चाहिए? कोमे में लिखना है, कॉमा में। जैसे 1 2 3 4 5, ये किस फॉर्म में? देखिए कॉमा लगा है ना, कॉमा 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 कॉमा। ठीक है, सबसे पहली बात तो इसको रोस्टर रूप मतलब मंझले ब्रैकेट को ही हम लोग रोस्टर रूप बोलते हैं। सॉरी, जो एकदम सारणीबद्ध रूप सूची में लिखा हुआ होगा। किसमें? एक सूची के रूप में, सूची के रूप में या सारणी के रूप में लिखा रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अभी अब देखिए, उसके बाद इधर लिख देते हैं समुच्चय निर्माण रूप, तब समझ में आएगा। समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप को इसमें कैसे लिखेंगे इस चीज को? अब देखो, अगर आप इसको मान सकते हैं, यहां हमने लिखा ना कि समुच्चय का नामकरण, तो हम मान लेते हैं ए। क्या मान लिए? ए। ए पूरा सेट हो गया, इसका पूरा सब क्या हो गया? ये अवयव ए का हो गया। हो गया। अब इसको आप क्या करिए? समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। तो भाई समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो इन सभी अवयवों को एक्स या कोई और चीज मान सकते हैं। मान करके ही आपको उसका गुणधर्म लिखना होगा। तो यहां पे हमने क्या लिखा? यहां पे हमको लिखना ए बराबर, यहां पे मंझला कोष्ठक एक्स मान लिए। अब यहाँ पे दो गो बिंदु बिंदु देना है। ये दो गो बिंदु जो है ना भाई, ये दो गो बिंदु जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं सच दैट। इसका मतलब होता है इस प्रकार है, इस प्रकार है। तो यहाँ पे जब भी आप समुच्चय निर्माण रूप में लिखोगे तो ये नंबर्स नहीं लिखना है, इसके गुण को लिख दीजिए। तो यहाँ पे पहले x, क्योंकि ये टोटल अवयव को हमने x मान लिया, या आप y लिख सकते, z लिख सकते, जो मन करे आप वो लिखिए। हमको मन किया x लिखने का तो x लिख रहे। अब यही x फिर से लिखेंगे और यहां कॉमा दे देंगे। अब देखो ये क्या, आपको क्या दिख रहा है? 1 2 3 4 5, यानी ये एक प्राकृत संख्या है, पर ये प्राकृत संख्या 5 और 5 से कम है। 5 और 5 से कम है, तो आप लिख सकते हैं जो
जो x जो प्राकृत संख्या 5 के बराबर तथा 5 से कम है। फिर इसको मंझला ब्रैकेट में तो लिखना ही है। ये हो गया। अब फिर से और एगो चीज यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में सुन लीजिए, जब कोई भी नंबर लिखोगे, कोई भी नंबर, तो वो दोहराना नहीं चाहिए। अगर हमने लिख दिया a बराबर 1 1 2 3 5, अब बोलेंगे ये समुच्चय है, तो ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक दो बार आ गया है। किसी भी चीज को आप लिखोगे तो उसको दोबारा नहीं लिखना है। जैसे एक को, इसको अगर लिखेंगे तो एक एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। एक क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, एक को दोबारा हम लोग नहीं लिखेंगे। अगर दोबारा लिख दिए तो फिर वो समुच्चय नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे सर आप ऐसे लिखे 1 2 3 4 5 बढ़ते क्रम में। नहीं भैया, ये जरूरी नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 1 2 5 4 लिखिए, पर दोहराइए मत। दोहरा देंगे तो फिर वो समुच्चय नहीं होगा। क्लियर है भाई, समुच्चय नहीं होगा। तो ये इस तरह के जो लिखे हुए रहेंगे इसको रोस्टर रूप कहेंगे, और जो इस प्रकार लिखा रहेगा उसको हम लोग समुच्चय निर्माण रूप कहेंगे। इस चीज को हम लोग ऐसे, देखिए आपका क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, पर हम लोगों को सीखना किस तरह से जानते हो, ऐसे, या फिर देखो अधिकतर क्वेश्चन इस रूप में रहेगा, x सच दैट, x जो है वो क्या है, 5 के बराबर है, 5 के बराबर है और 5 से छोटा है। इसको ऐसे लिख दिया, जहां x यहां लिख देते, उधर नहीं हो रहा, जहां x बिलोंग्स टू, यानी x कहां किसका, ये क्या है, एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर, ऐसे लिखना है। तो ये हो गया आपका समुच्चय निर्माण रूप, और ये हो गया आपका क्या, रोस्टर रूप। ठीक है भाई। अब देखो, अगर आपको बोल दिया, थोड़ा सा मिटा देते हैं, इधर मिटा दे रहे, देखिए इधर मिटा दो, मिटा देते हैं। देखो भाई, आप लोग के लिए ये बहुत नया चीज है, क्या है, एकदम नया चीज है दोस्तों, इसलिए आपको थोड़ा अच्छा से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अच्छा से नहीं समझाएंगे तो फिर आप कहेंगे कि सर तो अच्छा से समझाए नहीं, इसलिए अच्छा से समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अब आप लोग को बोलेंगे एक समुच्चय ए है जो 2 3 5 5 4 है, ठीक है। एक समुच्चय ए है, ठीक है। इधर हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना, रोस्टर फॉर्म, और इधर अपने को बिल्डर फॉर्म में लिखना है, क्या, बिल्डर फॉर्म। आप बिल्डर फॉर्म, देखो भाई, रोस्टर फॉर्म को रोस्टर रूप बोलेंगे हिंदी में, और बिल्डर फॉर्म को समुच्चय निर्माण रूप बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पे सब फिर लिखते हैं अपन, 2 4 6 8, ठीक है। इधर लिखना है, इसको बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ए बराबर अपन लिख लिए, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात, क्या ये सेट है, 2 3 5 5 क्या गो है, 2 गो है, तो ये सबसे पहली बात तो सेट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे नंबर दोहरा गया। क्या ये सेट है, 2 4 6 8, हाँ ये एक सेट है। लेकिन इस सेट में आपको क्या दिख रहा है, 2 4 6 8, यानी सब एक सम संख्या है जो 9 से कम है, जो 9 से कम है। तो इसको अगर आप लिखोगे किसमें, समुच्चय निर्माण रूप में, यानी बिल्डर रूप में, तो आप पूरे अवयव को x मान लो। क्या मान लिए, x मान लिए। यहां पे सच दैट का साइन लगा देना है, या इस प्रकार। फिर यहां लिखेंगे x जो 10, जो 10, क्या लिखेंगे, जो 10 से कम
सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया किसमें, समुच्चय निर्माण रूप में। अब ये देखते हैं, ये क्या है, कोई दोहराया हुआ नहीं है। जैसे अपन स्कूल लिखते हैं हम लोग, एक और लेते हैं स्कूल, एस सी एच डबल ओ एल। अभी देखेंगे ये सेट है कि नहीं है। अब देखो ये किस रूप में है, रोस्टर रूप में है ना। ये किस रूप में है, रोस्टर रूप में है। और ये किस रूप में है, ये आपका समुच्चय निर्माण रूप में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन अवयवों के डायरेक्ट गुण को लिखा गया है, अवयवों को नहीं लिखा गया, उसके गुणों को लिख दिया गया। और जिसमें उसके गुणों को लिख देगा उसको समुच्चय निर्माण रूप कहेंगे, और जिसमें उन अवयवों को लिखेगा उसको हम लोग रोस्टर रूप कहेंगे। तो ये कैसे लिख सकते हैं इसको, अगर रोस्टर रूप में समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो ए बराबर एक्स सच दैट, यहाँ वाई भी बोले ना, हम एक्स ले रहे हैं, आप वाई लीजिए, जेड लीजिए, ए लीजिए, बी लीजिए, ठीक है। एक्स, फिर एक्स जो अंग्रेजी, अरे यार, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, स्वर है। हो गया। अब रोस्टर रूप से हमने कन्वर्ट किस में कर लिया, रोस्टर रूप से हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया समुच्चय निर्माण रूप में। अब यहाँ पे आते हैं, ये सेट है या नहीं है। एस एगो है, सी एगो है, एच एगो है, लेकिन ओ आप देखिए क्या गो है, दू गो ओ हो गया। और दू गो ओ यानी हमने क्या बोला, हमने बोला ना भाई कि समुच्चय जब सेट होगा तो वो दोहराना नहीं चाहिए। तो ये दोहरा गया, तो ये समुच्चय नहीं है प्यारे बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलो भाई ले लिए। अब हम लोग इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। अब आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहे मेरे भाई लोग, एकदम बहुत जरूरी चीज बता रहे हैं। इतना जरूरी चीज बता रहे कि आपको जानना बहुत जरूरी है। नहीं जानोगे तो कैसे होगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई लोग। तो आइए एकदम आराम से समझते हैं ना। तो और एक बार बता दे रहे, हम लोग जो क्लास 10 तक पढ़े, वहां पे आपको एक चीज नहीं मिलता होगा, जिसको बोलते हैं विविध प्रश्नावली। क्या? विविध प्रश्नावली। पर यहाँ पे हम लोग विविध प्रश्नावली भी पढ़ेंगे भाई। और विविध प्रश्नावली जो होता है ना, बड़ा टफ किस्म का क्वेश्चन वहां पे होता है। अब विविध मतलब जितने सारे आपने एक्सरसाइज पढ़ा, जैसे अभी पढ़ रहे हैं हम लोग 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 6 गो एक्सरसाइज पढ़ेंगे इस चैप्टर का। जब 6 एक्सरसाइज पढ़ने के बाद यहां से सबको मिक्स करके क्वेश्चन वहां पे सेट करेगा। और क्वेश्चन सेट करने के बाद, और वो भी थोड़ा एडवांस लेवल का भाई, एडवांस लेवल का सेट करेगा। इसलिए कंसेप्ट इतना करा रहे ताकि वो भी हम लोग चुटकी में निकाल लें, कुछ भी ना हार्ड लगे, है ना। तो भाई करते हैं अब एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं, कुछ साइन है जो हम लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा, क्या यहाँ पे क्या फिजिक्स में भी यूज होने वाला है, आप कहें तो मैथ में तो हर एक जगह यूज होने वाला है। और भैया ये सेट यानी समुच्चय जो पढ़ रहे हैं, ये तो हम लोगों के लिए नया है, लेकिन एकदम जितना समझाएं एकदम क्लियर समझ में आया ना, एकदम क्लियर समझ में आया होगा भाई। उसके बाद हम लोग और अगर देखेंगे तो 10 से, हाँ वो तो ठीक है एकदम दोस्तों, इजी लगेगा, बस आप रेगुलर खाली बने रहिए, एकदम इजी लगेगा। अभी कैसा लग रहा होगा आपको, लग रहा होगा क्लास 11th या 10th से भी इजी है। अरे है रे बाबा, आप लोग समझते का है ना बाबा, है। पर यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना होगा, बिना फोकस करे कुछ ना होवेगा। ठीक है, तो आजो कर लेते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट साइन है, कुछ चिन्ह की बात करते हैं हम लोग। ये चिन्ह भी बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। कुछ चिन्ह है, जैसे यहाँ पे पहला नंबर अपन लिख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे ये ई है,
ई नहीं है जी, ई तो ऐसे होता है कि नहीं बोलो? ई ऐसे होता है, अरे ई तो ऐसे है। इसको जो हम लोग बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग, बिलोंग, बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू को, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अवयव है, या फिर इसको बोलते सदस्य है, या फिर इसको बोलते हैं मैं है। ठीक है, अभी ऐसे आपको समझ में आया नहीं होगा कि सर क्या बोल रहे हैं। आइए समझाते हैं। हम लोग एक सेट लेते, ए बराबर एक सेट ले लिए 2 5 3, एक सेट ले लिए। यानी यहां पे आप देखिए इस ए में कौन कौन से अवयव हैं। इस ए में अगर आप देखोगे तो कौन कौन से अवयव हैं दोस्तों? आपका 2 है, 5 है, 3 है। क्या है? 2 है, 5 है, 3 है कि नहीं? बिल्कुल है। तो यहां पे आप थोड़ा सा देखिए, अगर हम बोलेंगे कि ये दो जो है ना ए का सदस्य है, बोलेंगे कि हाँ, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 ए का सदस्य है, 2 ए का सदस्य है। अगर 5 बोले तो आप बोलोगे 5 ए का सदस्य है। तो यहां पे लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब 5 जो है ए का सदस्य है। वैसे ही 3 की बात करेंगे तो यहां लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू ए, मतलब ये 3 भी ए का सदस्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा एक दिन लो तो भाई, थोड़ा पानी पी लेते हैं। हाँ चलिए, ले लिए। ये क्लियर हो गया ना कि हम लोग यहां पे ये साइन जब रहेगा तो आप समझ जाओ कि ये जो है ना इसका सदस्य है या अवयव है। इस तरह का साइन में तो ये समझ जाइए, ये 5 जो है ना ए का सदस्य है, ये 3 ए का सदस्य है। तो इसको आप कैसे लिखोगे? डायरेक्ट ऐसे। अब दूसरा जो साइन आएगा आप देखिए थोड़ा सा, दूसरा जो साइन आएगा ये बिलोंग्स है, यहां बीचों बीच काट दीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं डज नॉट, डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। इसका मतलब अवयव नहीं है, अवयव नहीं है, या फिर सदस्य नहीं है, नहीं है, या फिर मैं नहीं है, मैं नहीं है। ठीक है, आओ समझ लो एक बार फिर से। यहां पे हमने चलो यही एग्जांपल रखा, ठीक है। अब हमने बोला कि 7 जो है क्या ए का सदस्य है? यहां पे ए में 7 है? नहीं है। तो आपने क्या किया? ये लिखा और यहां से कट कर दिया, नहीं है। हमने बोला 8 ए का सदस्य है, ए का सदस्य मतलब ए सेट जो लिखे उसमें 8 है क्या? आप देखिए नहीं है, तो आप फिर से ये बिलोंग्स लगाए काट दिए। समझ रहे? हमने बोला 10 ए का सदस्य है, तो आप यहां पे देखिए 10 कहीं है? नहीं है, तो यहां पे बिलोंग्स लगाओ और काट दो। तो यहां हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको कैसे पढ़ेंगे? 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है भाई, क्लियर है? अब और कुछ साइन है जिन साइनों को समझना बहुत जरूरी है। ये ए, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन, मतलब बड़ा। क्या बोलते हैं भाई? बड़ा। ये सब यूज होने वाला है, ऐसे पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी एक बार हमको समझाना है। मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा ड्यूटी बनता है, मेरे को समझाना है। ये क्या है? बड़ा। इधर मुंह इधर घुरा दे तो ये बड़ा का साइन हो गया। जैसे हमने बोला ये 3 और 5, ये 3 और 2 में बड़ा कौन है? ये। हमने बोला
5 और 1 में बड़ा कौन है? ये समझ रहे हो? अब दोसर का आता है छोटा, कहाँ ले लूं? यहाँ पे ले लेते हैं छोटा। ओहो, साइन पहले, इधर साइन है, ये हो गया आपका छोटा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लेस देन, लेस देन। ठीक है प्यारे बच्चों, भाई लोग, लेस देन। अब हमने यहाँ पे दिया 2 5, इसको ऐसे साइन लगा दिए। इसका कहने का मतलब ये है कि ये 5 से 2 छोटा है। आप सोच रहे होंगे सर डायरेक्शन, ई मुहा जिधर घुरल रहेगा भाई, समझ लेना वो बड़ है। ई मुहुआ जिधर घुरल रहेगा, समझ लेना वो बड़ा है। तो ई मुहुआ किधर, इधर घुरल है, तो ये बड़ा है। वैसे ही हम और एक ले लेते, ए लेसर देन बी। इसमें कौन बड़ा है? तो आप बोलेंगे ए बड़ा है, क्योंकि मुंह इधर घुरा है। ठीक है, मुंह उधर घुरा है तो वो बड़ा है, मुंह इधर घुरा है तो ये बड़ा है। क्लियर है? अब आ जाओ और एक चीज, अगर मान लीजिए ए लेसर देन एक्स लेसर देन बी लिखा है, एक्स लेस देन बी, इसमें से देखिए मुंह पहले ई दोनों में अगर देखेंगे, ई दोनों में, तो ई दोनों में मुंहा इधर घुरल है, तो एक्स का मान क्या है? ए से बड़ा है। एक्स का मान क्या है? एक्स का मान ए से बड़ा है। अब इसमें देखो ई दोनों में मुंहा इधर घुरा है, मतलब बी, एक्स का मान बी से छोटा है। तो आप लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, बी का मान एक्स से बड़ा है। समझ रहे? जिधर मुंह, इसलिए हमने वो बताया, जिधर मुंह रहेगा वो बड़ा रहेगा। अगर आपको ऐसे करके दिया हुआ रहे, ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, सबसे पहले देखो ये जो होता है ना, ये बराबर का साइन है। किसका साइन है? बराबर। तो यहां इसका मतलब ये है कि x का मान a के बराबर है और बड़ा भी है। x का मान a के बराबर है और a से बड़ा भी है, बराबर भी है और बड़ा भी है। वैसे ही अगर ई दोनों में देखूं, तो यहां b का मान x के बराबर है और b x से बड़ा भी है। मुंह ठो जिधर गया वो बड़ हो गया, और यहाँ बराबर, मतलब एक बार बराबर भी है और बड़ा भी है। ये चीज याद रखना दोस्तों। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट समुच्चय को देख लेते, कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय को देखना जरूरी है, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज करने में। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा देते हैं, फिर उस एक्सरसाइज उस चीज को अपन बता देते हैं। चलिए ले लिए, चलो। घबराओ नहीं भाई, घबराएंगे तो कैसे होगा। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय को, कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय। पहला नंबर, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, और प्राकृत संख्या को n से सूचित करते हैं। किससे? n से। इसको ध्यान में रखना। अब सेट जब लिख रहे हैं तो आप मंझला ब्रैकेट यूज करोगे। अब बताइए, प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? जिस संख्या को हम लोग गिनती में उपयोग करते हैं। गिनती में उपयोग होने वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। तो लिखिए 1 2 3 4 5, क्या इतना ही होता? बहुत ज्यादा होता तो यहाँ पे एंड सो ऑन लगा करके मंझला ब्रैकेट लगा दो। ये मंझला ब्रैकेट करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा, घबराना नहीं है। दूसरा, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का
समुच्चय। ठीक है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्या को हम लोग बोलते हैं W, होल नंबर, या फिर बराबर लगाएंगे, यहां आया मंझली ब्रैकेट। अब पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? जो 0 से स्टार्टिंग होता है, 0, 1, 2, 3, 4 भी लिख लेते हैं, एंड सो ऑन। चल, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा यदि देखें, क्या तीसरा हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, पूर्णांक को हम लोग किससे डिनोटेट करते हैं? तो हम लोग जेड से करते हैं। किससे? जेड से। पूर्णांक को किससे सूचित करते हैं दोस्तों? जेड से। अब समुच्चय लिख रहे हैं तो बराबर, यहां पे फिर से मंझली ब्रैकेट। अब पूर्णांक माइनस से स्टार्टिंग होता है, मान लीजिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। लेकिन क्या माइनस में इतने होता है? इधर भी बहुत सारा नंबर होता है, इसलिए डॉट डॉट में लिख दिया। ये हो गया पूर्ण संख्या। अब हम लोग चौथा जो देखते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, परिमेय संख्या को हम लोग Q से सूचित करते हैं। आर क्यू जब सेट के रूप में लिख रहे हैं तो चलो ये लिख दिए। ये सब तो हो गया रोस्टर रूप, लेकिन परिमेय संख्या को क्या रोस्टर रूप में लिख सकते हैं? देखो भाई, परिमेय संख्या जो होता है, जैसे अगर मान लीजिए 0 और 1 के बीच में परिमेय संख्या अनंत होता है कि नहीं? तो आप उतना तो रोस्टर फॉर्म में लिख नहीं सकते। तो आप क्या करिए, इसको समुच्चय निर्माण रूप में ही आपको लिखना पड़ेगा। कैसे? देखिए, आप क्या करिए कि ये x जो है, x सच दैट x जो है एक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, और x बराबर क्या होता है? p बटे q होता है। आपको पता है, जहां p और q क्या है? पूर्णांक है, यानी z बिलोंग्स टू p, फिर सॉरी p बिलोंग्स टू z, और फिर से q बिलोंग्स टू z। यानी जब पूर्णांक को पूर्णांक से भाग दिया जाता है तो परिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो ये सब भी भाग देने पर तो ये सब भी मिलेगा, लेकिन इसके बीच में पॉइंट में भी तो मिलेगा। तो आप उतना लिखिए। अब 0 और 1 के बीच में लिखोगे, कितना लिख सकते हैं? बोलिए। इन्फिनाइट होता है। आप उतना लिख सकते नहीं? लिख सकते, इसलिए इसके गुणों को डायरेक्ट लिख दो। जहां याद रखना दोस्तों, Q जो होता है 0 नहीं होता है। ये हो गया परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब आता है 5वां नंबर में, आपका आ जाएगा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्या को R से लिखते हैं। किससे? R से लिखते हैं। और याद रखना प्यारे बच्चों, मेरे भाई लोग, दीदी लोग, जो भी हो, समझिए बात को। रियल नंबर जो होता है, इस दुनिया में जितने सारे संख्याएं होती है, सब रियल नंबर होता है। बस कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जिसको संपूर्ण संख्या बोलते हैं। वो हम लोग इसी में से शायद चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो वो क्लियर हो जाएगा। उसी को छोड़ करके दुनिया में जितने सारे नंबर हैं, दुनिया में कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ के, यानी संपूर्ण संख्या को छोड़ करके दुनिया में जितने सारे आप नंबर्स देख रहे हैं, वो सब आपका क्या है? वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या को भी हम सेट के रूप में कैसे लिखेंगे? उतना बड़ा तो लिख नहीं सकते ना, तो इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट आर लिख देते हैं। आ, ठीक है ना, आर लिख देते हैं। अगर आपको बोलता कि आर प्लस लिखिए, तो आर प्लस भी आपको, देखिए इसके बीच में रूट होता, पॉइंट होता, कुछ भी होता ना, तो वो भी तो नहीं लिख सकते। ये भी आर मींस क्या? रियल नंबर। क्या? रियल नंबर। वास्तविक संख्या को आर से सूचित करते हैं। और अगर नेगेटिव
रियल नंबर दिया होता तो भी वो बहुत सारे होते हैं भाई, उसको हम लोग नहीं लिख सकते, इसलिए सेट के रूप में ना लिखें, नहीं लिखेंगे, इसको डायरेक्ट आर लिख देंगे। और आपको यहां से समझ जाना है कि ये जो है रियल नंबर है, रियल नंबर का सेट, सेट के रूप में हम लोग इतना बड़ा नंबर कैसे लिखेंगे, हम लोगों के पास तो इतना बड़ा कॉपी होता है भैया, कैसे लिखेंगे। तो भैया इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए, आपको, मेरे को उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग 2026 जेई के लिए एकदम प्रिपेयर्ड होना है हम लोगों को, और 2026 बोर्ड एग्जाम में भाई हम लोगों को 95% करना है ना। तो सारा चीज अभी से हम लोगों को लेकर के चलना, नहीं तो फिर बीच में डगमगा जाओगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एकदम डगमगाना नहीं है दोस्तों, आगे आराम से चलते रहना, धीरे 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 ले जा करके वहां पे आप लोगों के मंजिल तक पहुंचाएंगे, उसके बाद आप लोगों का साथ छोड़ेंगे। तो चलिए भैया करते हैं शुरू। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित में कौन समुच्चय है। ये हम लोगों के पास 9 क्वेश्चन है 1 नंबर का, इसमें 9 क्वेश्चन है, इन 9 में से हम लोगों को देखना है कि कौन समुच्चय है। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, जे अक्षर से शुरू या प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। आपको सबसे पहले देखिए टोटल 12 महीना होता है, एक साल में कितना महीना होता है भैया, 12 महीना होता है। उसमें से अब क्या क्या होता है देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 10 होता है। अब इसमें से हमको सिलेक्ट करना है जो जे से शुरू होता है। तो जे से क्या क्या होता है, एक जनवरी होता है, जनवरी, उसके बाद फरवरी, नहीं फरवरी का जे से, फिर जून, उसके बाद एक होता है जुलाई। अब यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या ये जो आया जनवरी, जून, जुलाई, ये केवल हम ही लिखेंगे? आपके अनुसार क्या हो जाएगा, जे से आने वाले महीने जो होंगे आपके अनुसार दूसरा होगा क्या? दूसरा तो नहीं होगा, यही होगा ना, होगा कि नहीं, एकदम यही होगा। मतलब ये सुपरिभाषित है, और यदि सुपरिभाषित है तो ये समुच्चय है। सबसे पहली बात तो ये सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, इसका मतलब ये समुच्चय है, समुच्चय है, ठीक है। अब सुपरिभाषित का मतलब समझ लेते हैं। ऐसे तो वीडियो नंबर 1 में हम लोगों ने जान लिया है। सुपरिभाषित का मतलब ये होता है मेरे दोस्त, जिस चीज को हमने जैसे बोला कि 12 महीने में जे से स्टार्ट होने वाला जनवरी, जून और जुलाई है, वो आपके द्वारा भी यही होगा। दुनिया में कोई भी देखे 12 महीने में 3 ही ऐसा महीना है जो जे से स्टार्टिंग होता है, तो ये कोई चेंज नहीं कर सकता, ये यही रहेगा। और जिसको इंसानों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा जो संग्रह बदला नहीं जाता है उसको सुपरिभाषित कहते हैं, और जो सुपरिभाषित होता है वो समुच्चय होता है। समझे क्या, समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। अब हमने बोला 10 गो संग्रह, 10 लेखक, बढ़िया बढ़िया हमने बोला, आपने सोचा कि नहीं इसमें से ये लेखक नहीं होगा, इसमें से ये लेखक नहीं, इसमें ये लेखक होगा, तब तक दूसरा आदमी कहता नहीं इसमें ये लेखक आ जाए, इसमें ये लेखक आ जाएगा। मतलब हर किसी के द्वारा उस संग्रह को बदला जा रहा है, हर किसी के द्वारा जो हमने ये संग्रह बनाया भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध या सबसे अधिक प्रभावशाली लेखक, वो सबके अनुसार बदल रहा है, सबका अलग अलग। मान लीजिए मेरा जो फेवरेट है हम उसको लिखेंगे, आपका जो फेवरेट है वो आप लिखेंगे, है ना। तो हर किसी के द्वारा यहाँ अलग अलग संग्रह प्राप्त हो जाता है, मतलब ये सुपरिभाषित नहीं होगा, और जो सुपरिभाषित नहीं होगा वो समुच्चय होगा ही नहीं। तो आप देख लीजिए ये जो है, अगर इसकी बात करेंगे तो सुपरिभाषित, परिभाषित नहीं है,
और जब सुपरिभाषित नहीं है तो क्या समुच्चय है? आंसर लिखेंगे समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं। 2 नंबर भी हम लोगों का यहाँ पे क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं, कहता है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। भाई अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, मेरे द्वारा 11 गो बल्लेबाज लिया गया, हमने 11 बढ़िया बढ़िया बैट्समैन को ले लिया, हमको जो पसंद है, लेकिन आपको हो सकता है उसमें से कोई पसंद नहीं हो, आप दूसरा लेंगे। हो सकता है दूसरा आदमी को वो हमने जो लिया या आपने जो लिया वो उसको पसंद नहीं होगा। तो ये जो हो रहा है ना भाई, तो ये हर किसी के साथ बदला जा रहा है। भारत क्या बोला, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह हर किसी का अलग अलग आ रहा है। और जब हर किसी का अलग अलग आ जाए तो उसको हम लोग सुपरिभाषित नहीं कहते हैं। तो इसका मतलब ये भी सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। और सुपरिभाषित नहीं है तो ये समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, बात खत्म। समझे? अब आइए हम लोग यहाँ पे 3 भी कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। मान लीजिए आप जिस क्लास में हैं वहां पे जो बच्चे, क्या भाई, जो बच्चे हैं, हम जो बच्चा देख रहे हैं वही आप भी देखेंगे, कोई दूसरा आदमी आएगा वही बच्चा लोग को देखेगा, तीसरा देखेगा, चौथा देखेगा, सब तो वही ना आएगा। आपके कक्षा के बच्चों को तो कोई बदल नहीं सकता, आपके कक्षा में जो बालक है वही तो रहेगा, दूसरा स्कूल का कैसे रहेगा, तीसरे स्कूल से ला करके वहां भर देंगे, थोड़े ना होगा। इसका मतलब वो बदलने वाला नहीं है। तो ये आपका सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित है। और जब सुपरिभाषित है तो समुच्चय है, समुच्चय है। क्लियर है दोस्तों? थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है इसलिए फिर भी तीर लगा दिए हुए, तीर का निशान देख लीजिएगा। अब चलिए ये भी हो गया। अब हम लोग 5वां देखते हैं, कहता है 100 से कम सभी सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम, तो 100 से कम प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? जो गिनती में यूज होता है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 एंड 99, ये 100 से कम है। तो 100 से कम प्राकृत संख्या ये है, दुनिया में कोई भी इसको देखे दोस्तों यही आएगा। कोई भी 100 से कम प्राकृत संख्या लिखेगा तो यही लिखेगा, दूसरा नहीं लिखेगा। इसका मतलब ये भी सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित। और जब सुपरिभाषित है तो समुच्चय है। क्या है? समुच्चय है। तीर का सही का साइन लगा दिया, उधर जगह नहीं था। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग 6ठा देखते हैं, कहता है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब एगो बात बताओ, लेखक किधर? प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया जो भी उपन्यास है वो दुनिया का कोई भी इंसान देखेगा वही देखेगा ना। आप प्रेमचंद का आप उपन्यास मंगाओगे, हम मंगाएंगे, वो मंगाएगा, दूसरा पार्टी मंगाएगा, तो क्या उसका वाला में दूसरा चीज लिखा हुआ रहेगा, उसका वाला में दूसरा चीज लिखा रहेगा, मेरा दूसरा चीज लिखा रहेगा? क्या नहीं रहेगा ना, सबका एक ही रहेगा। और जब सबका, सब जन का एक ही चीज आ जाए, वो बदले ही नहीं, कोई भी देखे वही चीज मिले, तो उसको सुपरिभाषित बोलते हैं। इसका मतलब ये सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। और सुपरिभाषित है तो ये समुच्चय है, समुच्चय है। क्लियर? अब आ जाओ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्या कहता है? सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। अब सम पूर्णांक किसकी बात हो रही है? सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। अब इतना तो सम पूर्णांक अपन लिख नहीं सकते, सम पूर्णांक उतना तो, सम पूर्णांकों का संग्रह। अब इतने सारे पूर्णांक आप लिखेंगे, बहुत सारा पूर्णांक है, सब सम, जैसे -2 -4 -8 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन।
ये जो भी लिखेगा वही लिखेगा। आप लिखेंगे तो आप भी वही लिखेंगे, मैं लिखूं तो मैं भी वही लिखूं, दूसरा कोई लिखे तो वही लिखे। इसका मतलब ये भी सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। और जब सुपरिभाषित है तो ये समुच्चय होगा, क्योंकि हमको पता है जो सुपरिभाषित, जो संग्रह सुपरिभाषित है वो समुच्चय कहलाता है, और जो सुपरिभाषित संग्रह नहीं होता है वो समुच्चय नहीं कहलाता है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। कहता है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब मान लीजिए हमने क्लास 11th का पहला एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का आप जहां भी बुक उठाओ सभी में यही प्रश्न आएंगे, दूसरा प्रश्न नहीं आएंगे दोस्तों। और जब दूसरा प्रश्न यानी हर किसी के लिए एक ही चीज आ रहा हो, एक ही समूह मिल रहा हो, एक ही संख्याओं का संग्रह मिल रहा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपरिभाषित। इसका मतलब ये सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित है, और सुपरिभाषित को हम लोग क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं, समुच्चय है। अब आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विश्व के सभी सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब यहां हम बता रहे खतरनाक जानवर, मेरे लिए शेर हो सकता है, मेरे लिए कुत्ता हो सकता है, जिस चीज से हमको डर लग रहा है उसको हम बोलेंगे ना। हो सकता है आपको कुत्ते से डर ना लगे, बिल्ली से डर ना लगे, और हमको लग रहा है दूसरा पार्टी को उससे ना लगे, दूसरे चीज से लग रहा है। तो ये हर किसी का हर तरह का समूह हो जाएगा, हर किसी का हर तरह का समूह हो जाएगा। और जब हर तरह का समूह, हर किसी का हर तरह का समूह हो जाएगा तो उसको सुपरिभाषित नहीं कहेंगे। तो ये सुपरिभाषित है क्या? सुपरिभाषित नहीं है। और जब ये सुपरिभाषित नहीं है तो क्या समुच्चय होगा? ये समुच्चय भी नहीं होगा। तो यहां समुच्चय कौन कौन है आप देखेंगे तो समुच्चय ये है, दूसरा अगर देखें तो ये दूसरा समुच्चय नहीं है, तीसरा सर्वश्रेष्ठ ये भी आपका समुच्चय नहीं है, आपके कक्षा ये आपका समुच्चय है, ये भी समुच्चय है, लेखक प्रेमचंद का जो उपन्यास है वो भी आपका समुच्चय है, ये भी समुच्चय है, ये भी आपका समुच्चय है, खाली ये आपका समुच्चय नहीं है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। ले लीजिए, तो ले लिए भैया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को पहले, उसके बाद 4 5 जो भी है वो सारा कवर करते हैं इसमें, है ना। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। कहता है मान लीजिए ए जो है, ए में कौन कौन से अवयव है देखिए तो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। रिक्त स्थान, यहाँ पे जो आपका रिक्त स्थान दिया गया है, ये सब जो रिक्त स्थान दिया गया है, कह रहा है रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू अथवा डज नॉट बिलोंग्स टू भरिए। अब भैया बिलोंग्स टू कब होगा? जब कोई तत्व, जो जब कोई अवयव उसका सदस्य है। और डज नॉट बिलोंग्स टू कब होगा? जब उसका कोई सदस्य नहीं है। तो आइए यहां समझते हैं। 5 ए का सदस्य है, देखो ना, है, तो यहां क्या लग जाएगा? बिलोंग्स टू। ठीक है, वैसे ही 4, 4 है क्या इसमें? है, तो ए का सदस्य 4 है, बिल्कुल है, देखिए ए में 4 आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो यहां फिर से आप लगा दीजिए बिलोंग्स टू। वैसे ही 8 हम लोग देखते हैं, क्या इस ए में कहीं 8 है? आंसर सर 8 कहीं नहीं है, तो आप नॉट बिलोंग्स टू लगा दीजिए। फिर 2 देखिए, 2, 2 क्या इसमें है? इस ए में है, तो यहां पे क्या लग जाएगा? बिलोंग्स टू लग जाएगा। चलो बिलोंग्स टू लग गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 0, क्या ए का सदस्य है? देखिए तो यहां पे कहीं है? नहीं है,
तो यहाँ पे लगेगा डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब फिर से 10 देखो, इस ए में कहीं 10 दिख रहा है आपको? कहीं नहीं दिख रहा है मेरे भाई लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू लोग? यहाँ पे हो जाएगा आपका डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? एकदम आ रहा होगा भाई, क्यों नहीं आएगा जब समझा रहे हैं तो। चलिए अब यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन में बोला था कि भाई कभी रोस्टर फॉर्म को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना होगा या फिर समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में लिखना होगा। तो यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ है, इसको किस में लिखना है? रोस्टर रूप में लिखना है। तो चलिए देखते सबका रोस्टर रूप क्या क्या होता है। पहले यहाँ का निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो यहाँ पे दिया है ए एक सेट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप फिर से मंझला ब्रैकेट लगा ही दो। एक्स सच दैट एक्स, इसको क्या बोलते हैं? सच दैट, मतलब इस प्रकार एक्स एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और वो -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। इसका मतलब समझो थोड़ा सा, एक काम करते भाई, यहां पे हमको समझाना है, ठीक है। तो इसको हम मिटा देना चाह रहे हैं। ये थोड़ा सा लिख लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो थोड़ा सा ले लिए। इसको 1 नंबर वाला अपन मिटा देते, ताकि क्या होगा भैया, समझ में अच्छा से आएगा। ले ले, चलो अब समझा दे रहे भाई, समझिए। यहाँ पे -3 पूर्णांक बोल रहा है, तो पूर्णांक किसको बोलते हैं? माइनस से स्टार्टिंग होता है, प्लस की ओर चला जाता है। तो यहाँ पे -3 लेस देन एक्स, मतलब एक्स का मान -3 से क्या है? -3 से बड़ा है। तो -3 से बड़ा है, मतलब इधर क्या क्या हो जाएगा? -2 -1, ठीक है। और एगो हो जाएगा आपका 0, मान के चलो 0 भी बड़ा है। अब यहां फिर से क्या कह रहा है? लेस देन 7। दूसरा देखिए क्या कह रहा है? x लेस देन 7, मतलब x का वैल्यू यहां आएगा आपका 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6। ये चीज बना इसका रोस्टर रूप। -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब आ जाओ हम लोग दूसरा में देख लेते हैं। दूसरा बी कह रहा है, तो चलो बी कर लेते हैं। रोस्टर रूप में करना है। कहता है एक्स सच दैट एक्स, संख्या 6 से कम, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। तो संख्या 6 से कम, 6 से क्या लेना है? कम लेना है। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? जिसको गिनते हैं हम लोग 1 2 3 4 5, यही ना आएगा। तो इसका रोस्टर रूप क्या हो गया? 1 2 3 4 5, ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब यहाँ पे सी में क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। सी एक सेट दिया हुआ है। सी क्या है? एक सेट है। अब कहता है एक्स, एक्स के 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योग 8 आ जा रहा है। आइए, 2 अंकों की बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 2 अंकों की 8 आना है। अगर हम 1 और 7 ले लो, 1 और 7 ले लो, तो ऐड कितना हो रहा है? 8 हो रहा है, मतलब 17 17। 1 17 ले लो, कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। अगर अपन 2 और 6 ले लो, तो कितना हो रहा है? 26 भी आ रहा है, आ रहा है। अगर उसके बाद 26 के बाद 3 5 कर देंगे, 3 5 35। उसके बाद 4 4, सबको ऐड करिए तो आ जाएगा 4 4। फिर आपका क्या हो जाएगा? 5 3, फिर 6 2, फिर 7 1, फिर 80। इतना ही आ रहा है, दूसरा तो नहीं आएगा ना। चलिए, तो ये क्या क्या बना? एगो 17 बना, 26 बना, हाँ 2 अंकों का ही लेना है। 35 बना, 35 के बाद 44 आया, देखो जगह नहीं है, नीचे लिख दे रहे भाई। 53 आया, 53 के बाद 62 आया, 62 के बाद आपका 71 आया, 71 के बाद 80। हो गया, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। कहता है डी एक सेट है। डी क्या है? एक सेट है। तो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाज्य है या भाजक। तो आप 60 का एलसीएम करो ना। 2 आया 30, 2 15, 3 5, क्या का आया देखिए ना, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो सेट के रूप में जब लिखेंगे तो ये संख्या 2 बार है, तो सेट के रूप में जब आप लिखोगे तो दोहराना तो नहीं है, 2 गो में से एक ही गो लिखेंगे, चाहे 3 है 3 गो है तो एक ही गो लिखेंगे। तो एगो 2 आ जाएगा, एगो 3 आ जाएगा, एगो 5 आ जाएगा। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5। यहां आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ट्रिगोनोमेट्री। इसको मिटाते हैं, एकदम समझाएंगे चाहे जो भी हो जाए भाई, बिना समझाए तो पढ़ाएंगे नहीं। ट्रिगोनोमेट्री। अब देखिए टी से स्टार्टिंग हुआ तो एगो टी ले लो, आर ले लो, आई ले लो, ठीक है, फिर जी ले लो, फिर ओ ले लो। अब यहां ओ दू गो है तो एगो ले लिए, एन ले लो, ठीक है। एन के बाद एन भी लिया गया, ये भी ले लिए, ये भी ले लिए, ये भी ले लिए, एम ले लो। ई इससे पहले कहीं लिखे नहीं लिखे तो ई ले लो, ठीक है। उसके बाद देखो टी लिखा गया है, आर भी लिखा गया है, वाई ले लो, ये बन गया। तो टी आर आई, टी आर आई, जी ओ एन, जी ओ एन, एम ई, एम ई वाई। ये हो गया इसका सेट, ठीक है। अब यहां बेटर का देख लीजिए, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखने बोल रहा है। बी ई डबल टी ई आर, हम पहले ले लिए बी, फिर ले लिए ई, फिर ले लिए टी। अब यहां समझो, दो गो टी है तो एगो लिया गया, ई भी ले चुके, अब एगो खाली आर, सब सिंगल सिंगल, डबल कुछ नहीं लिखना है। ये क्या है? सेट एफ है, सेट एफ। यहां आ गया आपका क्या क्या, बी, फिर से आ गया ई, फिर क्या है टी, फिर क्या है भाई लोग, आर, ठीक है। ये हो गया आपका ये समुच्चय। ये जो इधर जो दिया हुआ था दोस्तों, ये आपका था समुच्चय निर्माण रूप में, और इससे हमको किसमें कन्वर्ट करने बोला? रोस्टर रूप में। कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ले लिए, चलिए ले लीजिए। हाँ, तो अब हम लोग जो देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, आइए समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं ना, एकदम बिल्कुल दोस्तों। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, फिर 6 को देखेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है भैया, कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। किसमें? समुच्चय निर्माण रूप में हम लोगों को व्यक्त करने बोल रहा है। यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में दिया है भैया, अपने को देखना किसमें है? समुच्चय निर्माण रूप में। तो आओ जी देख लेते जी, आओ जी। आप एक काम करो, इसको पूरा x मान लो, तो यहां लिखो x सच दैट x। ये दो गो बिंदी जो है इसको बोलते हैं सच दैट। अब भाई x इक्वल टू का होगा, आजो देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या दिया हुआ है? 2 दिया है, ये x वाला टर्म है ना, 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, एंड सो ऑन दिया है। अगर आप इसको लिखोगे, अगर इसको लिखोगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ध्यान दो थोड़ा सा, 1 इंटू 2 कर सकते हैं क्या? 1 इंटू 2 कर सकते हैं ना, 2 एकम 2,
वैसे ही देखिए, एक के बाद आ जाएगा 2, इधर 2 ही रखो, 2 दूनी 4। वैसे ही अगर इसको करेंगे तो 3 गुना 2 6। अब ये आप देख लीजिए, ये जो है ना, ये एक नेचुरल नंबर प्राप्त हो रहा है, या फिर n संख्याएं, क्या है ये, एक संख्याएं हमको मिल रही है, इसको आप n बोल दो। इनटू सब, इधर देखिए इनटू में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यानी गुना करेंगे तो आएगा 2n। x का वैल्यू क्या आ रहा है, 2n। तो यहां पे लिख दीजिए x सच दैट x इज इक्वल टू, क्या हो रहा है, 2n। और n बिलोंग्स टू, n कहां पे बिलोंग्स कर रहा है आप बताइए हमको। n एक प्राकृत संख्या आपको नजर आ रहा है, ये भी एक प्राकृत संख्या ही है, तो यहां कॉमन करिए और लिखिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद उस रुकिए, हाँ ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहां n का वैल्यू रखते जाओ, x का वैल्यू आपको मिलते जाएगा वैसे ही। ठीक है, अब आ जाओ इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं भाई। यहां पे कर लेते हैं इसको, इस चीज को नोट में रफ में ले लीजिएगा, किसमें, रफ में, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा जी, रफ में ले लीजिएगा ताकि समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए, ये पूरा x है, कितना, 1, 1 के बाद है 4, 4 के बाद 9, उसके बाद है 100। एक हम एक का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, 9 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, उसके बाद 100 का यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हैं। मतलब 1 2 3 ये सब क्या है, संख्याएं हैं, संख्याओं को n मान लीजिए और सब में स्क्वायर लग रहा है ना, तो स्क्वायर लगा दीजिए। तो ये इसका क्या बन जाएगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिल्डर फॉर्म में यानी समुच्चय निर्माण रूप में, x सच दैट x इज इक्वल टू, क्या लगाना है, n का स्क्वायर, n स्क्वायर, क्या लगाना है भैया, n स्क्वायर। अब यहां पे एक चीज देखो, x n स्क्वायर, जहां n जो है आप देखिए n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो आप इसको लिख दीजिए कि n बिलोंग्स टू n, क्या, n बिलोंग्स टू n। अब यहां पे अगर आप देखें तो x का वैल्यू 1 के इक्वल है, n का वैल्यू 1 के इक्वल है, और 100 तक तो इतना नहीं लिखना भाई, इतना ही कर दीजिए, n स्क्वायर दे दिया है ना, जहां n क्या है, नेचुरल नंबर है, हो गया। अब चलो इसको देख लेते हैं, क्या दिया हुआ, 3 6 9 12। देखिए भैया 3, एक काम करते हैं इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ले लीजिए ना, इसको थोड़ा सा ले लीजिए भाई, और नहीं समझ जाओगे तो फिर दिक्कत नहीं है, उतना घबराने वाली बात नहीं है। तो क्या करे, यहाँ पे x की जगह है आपका 3, x का वैल्यू क्या है, 3 6 9 और 12, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसको क्या करें, तो 1 इंटू 3 ले लेते हैं, 2 इंटू 3 ले लेते हैं, फिर 3 इंटू 3 ले लेते हैं, फिर 4 इंटू 3 ले लेते हैं। आप देखिए, 1 को 3 से गुना करोगे 3 आएगा, 2 को 3 से गुना करोगे 6 आएगा, 3 को 3 से 9 और 4 तिया 12 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं भैया, तो ये 1 2 3 को आप n मान लीजिए, तो इस n में टोटली कितना करके गुना है, 3 करके, तो इसको हम लिख सकते हैं 3n। तो यहाँ पे आपका बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण रूप जो हो जाएगा, वो हो जाएगा x सच दैट x बराबर 3n, ठीक है, 3n। जहां पे अगर आप देखें, जहां देखिएगा कि n का वैल्यू जो है, यहाँ n का वैल्यू तो आपको लेना पड़ेगा कितना तक, n का वैल्यू 10 तक ही लेना है भाई। यहाँ पे एक काम करो, कॉमन कर दो और लिखो 1 लेसर देन इक्वल टू n लेसर देन इक्वल टू 10।
क्योंकि 10 तक ही दिया हुआ है। अब यहाँ 3n है, तो यहाँ पे n जो है वो एक नेचुरल नंबर में है, नेचुरल नंबर ही दिख रहा है 1 2 3 4 5 6। उसके बाद n का वैल्यू हम कितना तक रखेंगे, 4 तक ही, मतलब 1 से लेकर के n का वैल्यू 1 के बराबर और 1 से बड़ा, फिर n का वैल्यू 4 से छोटा और 4 के बराबर लेना है। ठीक है, ये इसका बिल्डर रूप हो गया। अब हम लोग इसको देख लेते थोड़ा सा। 2 4 8 16 32 है ना, 2 4 8 16 32, x बराबर 2 4 8 16 32। अगर इसको लिखें 1 इंटू 2, इसको लिखें 2 इंटू 2, 4 हो रहे है ना, तो 4। यहाँ पे एक चीज मिस्टेक चल रहा है, क्या चल रहा है, 2 का स्क्वायर, ठीक ठीक कोई बात नहीं है। अब इसको नहीं, स्क्वायर के फॉर्म में लेना, 2 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, फिर 2 पर पावर 4 16 हो जाएगा, और 2 पर पावर 5 कितना 32 हो जाएगा। तो इसको आप क्या करिए, 1 2 3 n है, तो यहाँ कितना, सब में 2 है ना, तो आप यहाँ लगा दीजिए 2 पावर n, 2 पर पावर n। तो इसको हम लोग बिल्डर फॉर्म के रूप में भैया, यानी आप कहें तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 2 पर पावर n, जहां n क्या है, एक नेचुरल नंबर है ना, एक प्राकृत संख्या है। वहीं पे अब देखो कि n का वैल्यू मैक्सिमम कितना, 5 तक लेना है 1 से, तो 1 लेसर देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5, यानी 5 तक लेंगे। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, ये हम लोगों का हो गया मेरे भाई लोग समुच्चय निर्माण रूप। अब आ जाओ, एक यहां दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा ना। फिर अब यहाँ है 5, x का वैल्यू कितना कितना है, एगो 5 है, 25 है, 125 है, फिर 625 है। अगर अपन देखें यहाँ पे, तो 5 का 5 पर पावर 1, 5 एकम 5, सब स्क्वायर देखिए, फिर 5 का क्यूब कर देंगे तो 125 हो जाएगा, और 5 पर पावर कितना 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 625। मतलब इस ये 5 जो है 5 पर पावर, इसको क्या मान लीजिए, n मान लीजिए, तो 5 पर पावर n हो जाएगा, नेचुरल नंबर संख्याएं जो हो जाएगा 5 पर पावर n हो जाएगा। तो इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है x सच दैट x इज इक्वल टू 5 पर पावर n, जहां n क्या है भैया, n की बात करें तो नेचुरल नंबर है, उधर थोड़ा नहीं दिखेगा, हो सकता है, दिखना तो चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप कॉमा करिए और लिखिए 1 कितना, 1 से लेकर 4 तक, लेस देन इक्वल जो है वो किसका, n का, फिर लेस देन इक्वल टू है कितना 4 तक। ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, आपका समुच्चय निर्माण रूप हो गया। अब इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 करते हैं, है ना, ले लिए, चलिए बहुत अच्छा। इसको मिटा दो दोस्तों, मिटा देते हैं ना, चलो जी मिटा लूं। तो चलो अब देखते हैं, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, देख लीजिए, थोड़ा सा घबराइए नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी है भैया। क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों यानी सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए, एक मतलब रोस्टर फॉर्म के रूप में लिखने बोल रहा है। यहाँ तो आपका किसमें दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आपका समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है, और उस चीज को रोस्टर रूप में लिखना है, ये है ना। तो यहाँ पे चलिए पहला क्वेश्चन a बराबर, हम लोग इसको रोस्टर रूप में लिखते a बराबर, यहाँ कहता है x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है, ये नहीं कहा है कितना तक,
तो एक विषम प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? जो गिनती, जिसको हम लोग गिनती में यूज करते हैं। तो शुरुआत एक अगर देखें तो एक क्या है? एक विषम संख्या है। दो तो सम हो गया, तीन एक विषम संख्या है, चार सम संख्या हो गया, तो पांच एक विषम है, पांच के बाद छह नहीं, सात एक विषम है, सात के बाद नौ एक विषम है, फिर 11 एक विषम है, फिर 13 एक विषम है, एंड सो ऑन, इस तरह से, है ना। तो ये हम लोगों का क्या हो गया? ये हम लोगों का हो गया, ठीक है। ये हम लोग, अरे भैया क्या है, सब बच्चा लोग सोच रहे होंगे सर नहीं जान रहे छापने, तो भाई इसको थोड़ा बढ़िया छापते ना। अरे रे रे रे, गड़बड़ाया जा रहा है भाई मेरे। चलो ये हो गया। अब चलो ये वाला देख लेते हैं, ये बी देख लेते हैं, बी। चलो इसका देख लेते हैं, क्या कहता है? एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। इसको थोड़ा ऊपर लिख दिए ना, थोड़ा गड़बड़ा गया, अच्छा कोई बात नहीं है। एक पूर्णांक है जहां पे x का वैल्यू -1/2 से बड़ा है और 9/2 यानी 4.5 से छोटा है। तो अगर आप देखेंगे -1/2 के बाद तो जीरो ही आएगा। क्या? 0, 1, 2, 3, 4, फिर 5 कर देंगे तो 4.5 से तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये इतना ही होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या कहता है? सी एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है जहां एक्स लेस देन इक्वल टू 4 है। चलो सी देख लेते हैं दोस्तों, कहां निकाल देते हैं? यहां पे निकाल दे रहे हैं। हाँ, जैसे यहां पे एक्स स्क्वायर बराबर 4 दिया है, तो एक्स बराबर √4 होगा इसका, यानी +-2। मतलब एक्स का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा? +-2, प्लस में 2 और माइनस में 2, यानी कहां से कहां तक जाएगा आपका? तो आपका यहां सी बराबर आ गया -2, -1, फिर जाके 0, फिर 1 और 2, ये हो गया। अब आ जाओ इसमें, कहता क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है डी बराबर दिया है समुच्चय निर्माण रूप में एक्स सच दैट एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? इसको भी हम लोग रोस्टर रूप में लिखेंगे। क्या? रोस्टर रूप में लिखने वाले हैं। तो रोस्टर रूप में लिखेंगे भाई, तो क्या हो जाएगा? देखो, लोएल सब में खाली कॉमा कर दो, एल, जो खाली दोहराना नहीं चाहिए, LOYAL, ये आप देखिए कोई दोहराया हुआ नहीं है, तो ये इसका रोस्टर रूप हो गया। अब क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में, देखते हैं। चलिए इसको रोस्टर रूप में देखना है। कहता है एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। अब कौन कौन से महीने में नहीं होते? तो यहां पे शुरू करते हैं, जनवरी फरवरी नहीं होते हैं, फरवरी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नहीं होता है। मतलब ये गड्ढा में जो जो आएगा ना वो 31 दिन का नहीं होता। अप्रैल, अप्रैल मई जून भी नहीं होता। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर, हाँ, क्या? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, एगो होगा आपका नवंबर, फिर दिसंबर तो 31 हो जाता है। ये हो गया फरवरी अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ये सब महीना जो है, यानी ये 5 जो महीना है, ये 31 दिन के नहीं होते, बल्कि 31 दिन से कम होते हैं दोस्तों। अब यहाँ क्या कह रहा है? आ जाओ इसको भी थोड़ा सा कवर करिए लेते हैं। एफ क्या कह रहा है? देखिए एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। क्या है? व्यंजन, स्वर नहीं, जो के से पहले आता है। तो सबसे पहली बात, ए एक स्वर होता है, तो ए हटाओ, बी, सी, डी, ई नहीं होगा, एफ, जी, एच, आई नहीं होगा, और उसके बाद जे।
ये हो गया। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का होता है। अब हम लोग इसको मिटाते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, है ना। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों। एकदम इजी है, आप लोग घबराइए मत। उसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2। मेरे प्यारे बच्चों और दीदी लोग, क्यों घबरा रहे हो आप लोग टेंशन मत लीजिए। एकदम ऐसे ही मजा आने वाला है पढ़ाई लिखाई में भैया, एकदम घबराना नहीं है, एकदम रोमांटिक मूड में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो चलो ना भैया करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। कैसे करेंगे? सर कर दीजिए ना ऐसे करके। कैसे? अब बोले ऐसे पढ़िए सर। ठीक है पढ़ते हैं भैया, चलो पढ़ रहे हैं। कहता है बाई और, मतलब इस साइड रोस्टर रूप में दिया हुआ है। किस रूप में दिया हुआ है? रोस्टर रूप में लिखित और दाई और समुच्चय निर्माण रूप में है। वर्णित समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। पढ़ते जाओ। 1 2 3 6 ये एक प्राकृत संख्या है। क्या कह रहा है? पहला नंबर, इसी को पहले मिलाते हैं। एक्स एक्स एक अभाज्य संख्या है। सबसे पहली बात तो यहाँ 6 अभाज्य संख्या है नहीं, तो इसमें मिलेगा ही नहीं, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 2 और 3, 2 और 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो ये इससे मिल ही गया। क्या हुआ? मिल गया, क्योंकि 2 और 3, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है। लेकिन 1 2 3 6, 6 यहाँ अभाज्य संख्या नहीं। आगे पढ़ते हैं। एक्स 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 सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। क्या ये विषम 6 विषम है? नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। चलिए फिर मिलाते हैं। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। देखिए, एक 6 से भाग लग रहा है, बिल्कुल लगेगा। 2 लगेगा, 2 से भाग लगेगा कि नहीं? एकदम लगेगा। 3 से लगेगा, एकदम लगेगा। 6 से भी लगेगा। मतलब एक का अगर आप देखो तो सी होगा। क्या हो रहा है? सी हो रहा है। ठीक है, चलो एक का सी, दो भी मिल गया। अब 3, मैथमेटिक METHEICAS, ये क्या है आपका? एक रोस्टर फॉर्म में। किसका? मैथमेटिक्स। ऐसे ही देखने में लग रहा है ना मैथमेटिक्स, तो ये तो इसी के साथ मिल जाएगा। यहीं पे मिल गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर बाद में बोलोगे अरे सर ये तो बच्चा वाला मिलाने को दे दिया। हाँ, दे दिया। अब कुछ नहीं। 1 3 5 7 9 एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। 1 विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है, 7 भी विषम संख्या है और 8 भी विषम संख्या है। इसको एक काम करो, ऐसे करके ला करके ऐसे मिला दो। क्योंकि आप कहोगे ऐसे क्यों किए? भाई वैसे ही जगह है ना। ये मिल गया। ऐसे हम लोग इजिली मिला लिए दोस्तों। मतलब इसका आंसर अगर आप देखो तो 1 का क्या है? सी, 2 का क्या है? ए, 3 का क्या है? डी और 4 का कौन है? बी। इतना इजी था दोस्तों। यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किए। और दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा भैया, है ना, जरूरत है भाई आप लोगों का। और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भाई भी या दीदी जो भी हो वो भी पढ़ लेगा और एकदम हिंदी मीडियम में चलेगा दोस्तों। और 2026 में हम लोग क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में गर्दा उड़ाएंगे और साथ साथ में जेई को भी फोड़ेंगे, है ना। यही लक्ष्य लेकर के हम लोगों को चलना है। जब तक आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होगा ना प्यारे बच्चों, तब तक आप कोई मंजिल को हासिल कर ही नहीं सकते। इसलिए पहले लक्ष्य बनाओ, क्या करना है, 12th बाद क्या करना है, जेई करना है कि सिंपल से बीए उए कर लेंगे या फिर इंजीनियर बनना है। अब ये सोचना है भाई, अब भी लक्ष्य बनाना है। जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाओगे ना, तब तक आप उस
लायक नहीं बन सकते, आप काबिल नहीं बन सकते। अरे भैया, पहले काबिल तो बनो, सक्सेस झक मारते हुए पीछे आएगा। काबिल बनो पहले, है ना? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।